प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आपके सामने एक फिर नई कक्षा को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम जनगणना को कवर करेंगे। तो पहले से हमारे पास हस्तलिखित नोट्स हैं, उसके माध्यम से हम पढ़ाएंगे और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये आने वाले समय में हमारे पास 3 से 4 एग्जाम जो महत्वपूर्ण हैं वो होने हैं, उनके लिए हमारे पास टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसको हम आज कवर करेंगे। जिसमें हमारे पास होमगार्ड का पे आना है, उसके बाद हमारे पास यूपी पुलिस आना है, उसके पास लेखपाल का भी हमारे पास आना है। क्योंकि हमारे पास 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उसके हमारे पास आंकड़े अभी तक नहीं आए, क्योंकि कोरोना काल के कारण सरकार को स्थगित करना पड़ा था और अब उसको पुनः 2026 में स्टार्ट किया गया है। तो उसके बारे में जो भी हमारे पास उसका शुभंकर लॉन्च हुआ है, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे पास नामित हुआ है, कितने चरणों पूरी उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे और जनगणना का हमारा क्या क्या इतिहास रहा है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं जनगणना का टॉपिक जो हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे जनगणना। तो जनगणना जो है वो हमारे पास किस सूची का विषय है? तो सबको पता है जनगणना जो है हमारा वो किस सूची का विषय है, वो हमारे संघ सूची का विषय है। ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद जो है 246 में वर्णित है। 246 में वर्णन के अनुसार हमारे पास जनगणना की जाती है। और बात करते हैं कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची है 7वीं। 7वीं अनुसूची में हमारे पास जनसंख्या वर्णित है और हमारे पास 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो पूछ जाता है हमारे पास कि कौन सी अनुसूची है, तो 7वीं है। और 7वीं अनुसूची का कौन सा क्रमांक है, तो क्रमांक नंबर होगा 69। आगे बात करते हैं इतिहास की। तो भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अर्थात भारत में जनगणना का जो क्रम होता है सबसे पहले लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। लेकिन हम बात करें कि भारत की प्रथम सरकारी एवं व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तो हुई थी हमारे पास 1881 में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। बात करते हैं जब हमारे पास 1881 में जनगणना हुई थी तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो हमारे पास जनगणना आयुक्त जो है वो कौन थे? WC प्लाउडेन थे। और इनको जो है भारत का पहला जनगणना आयुक्त भी माना जाता है। बात करें जनसंख्या दिवस की, जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे मानी जाती है। इसके बाद जो जनगणना होगी वो प्रत्येक 10 साल के बाद होगी। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत हो जाती है 1891 में से। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। आगे बात करते हैं 20वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना। तो 20वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना हुई थी 1901 में हुई थी हमारे पास। उसके बाद करते हैं कि हमारे पास जनसंख्या का विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, और इसी को हम महान विभाजक वर्ष के नाम से भी जानते हैं। चाहे विभाजक लिखा हो और चाहे वो महान विभाजक वर्ष लिखा हुआ, तो किसको आ जाता है? 1921 को आ जाता है। क्योंकि इस समय हमारे पास जनसंख्या में वृद्धि देखने को नहीं मिली थी, बल्कि हमारे पास क्या था? जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी। और इस समय हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वृद्धि देखने को नहीं मिली, हमको नकारात्मक अर्थात निगेटिव वृद्धि देखने को मिली थी। और हमारी जनसंख्या उस समय कितनी घट गई थी? 0.36% जनसंख्या हमारी घट गई थी। बड़ी नहीं थी, हमारी घट गई थी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं। कारण क्या थे? कारण थे ब्लैक देश में फैल गया था और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी हमारे पास सैनिकों ने हिस्सा लिया था, भारतीय लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसके कारण से हमारे पास वो जनसंख्या नहीं बढ़ी थी। बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो RA गोपालाचार्य उस समय जनगणना आयुक्त थे। बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट का वर्ष किसको कहा जाता है? तो 1971 में, जहां पर हमारे पास नकारात्मक वृद्धि थी, उसके बाद हमारे पास तुरंत वृद्धि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहते हैं। आगे चलते हैं 21वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो हमारे पास 21वीं शताब्दी की हुई थी 2001 में। अब ये तो हमारे पास इतिहास की बात थी। अब आते हैं हमारे पास 2011 की जनगणना के आंकड़े। तो सबसे पहले बात करें कि 2011 की जो जनगणना है वो हमारे पास कौन से जनगणना क्रम है उसमें?
तो हम ओवरऑल की बात कर लें अब तक, तो कुल कौन सी जनगणना हमारे पास, वो 15वीं है। लेकिन हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की कौन सी है, वो 7वीं जनगणना काउंट की जाती है। इसमें जो 10 की वृद्धि दर रही वो कितनी रही, 17.7%। 10 की वृद्धि देखने को मिलती है। बात करते हैं इसका शुभंकर, तो इसका शुभंकर क्या था, पिरगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। और पूछा जाता है कि ध्येय वाक्य या थीम क्या थी 2011 की जनगणना की, तो थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पूछ जाती है पेपर में, इस सबको याद रखना। बात करें कि जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो जनगणना आयुक्त थे हमारे पास सी चंद्रमौली, इस समय जनगणना आयुक्त थे। बात करते हैं कि जो हमारे पास जनगणना हुई थी तो उसका जो फॉर्मेट था उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो कुल प्रश्न कितने थे हमारे पास, 29 कॉलम थे। जो हमारे पास जो भी जनगणना करना आया था उन उत्तर प्रश्न 29 प्रश्नों का उत्तर हमसे पूछा। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो हमारे पास समय से मोटा मोटा कहते तो 121 करोड़, लेकिन वास्तविक आंकड़े कितने हमारे पास, 121.01 करोड़ थी। कब तक, 1 मार्च 2011 तक। वास्तविक बात करें तो इसकी कुल कितनी थी, 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 हमारे भारत की जनसंख्या थी। जिसमें बात कर लें कि पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी, तो पुरुषों की बात कर लें, 121 करोड़ में जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी, 62.37 करोड़ थी। जो कुल जनसंख्या कितने परसेंट थी, 51.47% थी। बात करते हैं महिलाओं की, तो महिला कितनी थी, 58.64 करोड़। जो कुल जनसंख्या कितना थी, 48.53% थी। हम बात कर लें कि भारत की कुल जनसंख्या जो है वो संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है, तो संपूर्ण विश्व का जो है वो 17.5% देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट ग्रामीण में निवास करता है, तो कितना परसेंट हमारा शहर में निवास करता है। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, 68.84% है। जबकि शहरी जनसंख्या की बात कर लें तो कितनी है, 31.16% देखने को हमारी मिलती है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि का दशक, अर्थात वह 10 साल का अंतर कौन सा जिसमें सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलती है, तो कितना है, 1961 से लेकर 1971 का वर्ष जो है वो सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक है, जिसमें लगभग 24.80% की वृद्धि देखने को मिली थी। आगे चलते हैं, भारत के सर्वाधिक जनगणना वाले राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार यह पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, जिसके हमारे पास जनसंख्या कितनी थी, 19.98 करोड़ जनसंख्या थी। दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का, जिसमें हमारे पास 11.23 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है। तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश। तो हमें कम से कम शुरू के 3 तो याद रखने हैं, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हमारे पास दिल्ली है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमें याद रखने। आगे बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात मतलब हमारे पास कि पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या या लड़कों के सापेक्ष लड़कियों की संख्या। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो किसका है, केरल का, जिसमें कितना है लिंगानुपात, 1084। अर्थात यहाँ पर 1000 पुरुषों की सापेक्ष कितनी महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं। दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु, यहाँ पे 1000 पुरुषों के सापेक्ष 996 महिलाएं हैं। और तीसरे स्थान पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पर 993 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सापेक्ष। इसी में बात करते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य। तो जो सबसे अधिक न्यूनतम लिंग अनुपात देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, हरियाणा में, यहाँ पे 1000 पुरुषों पर मात्र 879 महिलाएं। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ पे 1000 पे 889 है। और तीसरे स्थान पर सिक्किम आता है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं देखने को मिलती हैं। ये तो हमारे पास वयस्क वर्ग का था। बात कर लेते हैं कि हमारा 0 से 6 वर्ष के आयु का
लिंगानुपात कहाँ पर कितना होता है। तो सबसे बात करें कि जो बाल लिंगानुपात है वो कहाँ पर है, सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर मिजोरम में है और तीसरे स्थान पर कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में। ठीक है, बाल लिंगानुपात में आंध्र प्रदेश प्रथम है, लेकिन जो हमारे पास सबसे संपूर्ण लिंगानुपात देखा जाता है उसमें केरल पहले स्थान पर। यहाँ पे हमारे पास न्यूनतम बाल लिंगानुपात की बात कर लें तो वहां पर संपूर्ण लिंगानुपात में कौन न्यूनतम है, हरियाणा है, और यहाँ पे पहले स्थान पर कौन सा है, हरियाणा है। वहां पर दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्थान पर कौन सा आ गया, पंजाब, और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है। बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, पुडुचेरी। यहाँ पर भी क्या है, 1000 पुरुषों के सापेक्ष 1038 महिलाएं। बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन और दीप है। यहाँ पर कितनी है, 1000 पुरुषों के सापेक्ष 618 महिलाएं। आगे चलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और संपूर्ण भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382। ठीक है, अर्थात हम 1 किलोमीटर की बात कर ले तो उस पर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो हमारा बिहार है। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। वर्ग किलोमीटर कैसे लेंगे, 1 किलोमीटर हमने ऐसे ले लिया और 1 किलोमीटर ऐसा ले लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक वर्ग टाइप बन गया। इसके बीच में हमारा जो भी जनसंख्या निवास कर रही है वह क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, बिहार। दूसरे स्थान कौन सा है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1028 व्यक्ति निवास करते हैं। और तीसरे स्थान पर आता है आपका केरल। बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो हमारा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में शीर्ष स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। और दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम, जिसमें हमारे पास कितना, 53। और तीसरे स्थान पर आता है सिक्किम, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 86 लोग निवास करते हैं। आगे चलते हैं सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो किसका है, दिल्ली का है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। तो हमारे पास राज्यों में भी और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान किसका है, दिल्ली का। बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा है, अंडमान निकोबार। यहाँ पे कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 46 व्यक्ति निवास करते हैं। बात करते हैं सर्वाधिक शहरी नगरीय जनसंख्या परसेंट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारे पास, तो कौन सा है, दिल्ली। यहाँ पर लगभग 95% जो है वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। आगे चलते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे लगभग 15.53 करोड़ लोग जो है वो गांव में निवास करते हैं। आगे बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की हमारे पास है। ठीक है, आगे चलते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है, तो हमारे पास वो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे लगभग 89.96% व्यक्ति जो है गांव में निवास करते हैं। बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है, तो हमारे पास वो है गोवा में। कितना है, लगभग 62.2% व्यक्ति जो है हमारे पास नगर में निवास करते हैं। और जब सबसे अधिक शहरी है तो सबसे न्यूनतम जो ग्रामीण होगा वो कौन सा होगा, वो भी गोवा होगा। यहाँ पे लगभग 37.8% व्यक्ति जो है वो गांव में निवास करते हैं। बात करते हैं लिंगानुपात की, तो अभी हमने पढ़ लिया था प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो देखो 2011-1 में ये कितनी थी, तो 2001 में जो थी ये हमारे पास कितनी देखने को मिलती है, 933। अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी थी, 933 महिलाएं थी। लेकिन 2011 तक बढ़ते बढ़ते कितना हो गई, 943 हो गया। तो कितनी वृद्धि देखने को मिलती है, हमारे पास +10 की वृद्धि देखने को मिलती है। बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्र का है 949, जो औसत से कितना ज्यादा है, जो औसत से हमारे पास 6 ज्यादा है।
और शहर में जो कितना है, शहर में हमारे पास 929, जो हमारे पास औसत से कितना कम है, औसत से हमारे पास कितना कम है, 4 और 1, 14 कम है। तो ये हमारे पास आंकड़े पूछ जाते हैं कि हमारे पास भारत में शहर में निवास करने वाले व्यक्तियों का लिंगानुपात सामान्य लिंगानुपात से कितना कम है। तो कितना कम है, 14 कम। बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति की, शेड्यूल कास्ट की। तो जो भारत में कुल एससी जाति के लोग हैं वो कितने हैं, 20.13 करोड़ है। जो कुल जनसंख्या कितना बैठते हैं, जो कुल जनसंख्या का 16.6 बैठते हैं जो भारत में निवास करती है। बात करें कि एससी जाति में लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 945, अर्थात 1000 पुरुषों के सापेक्ष 945 महिलाएं। आगे बात करते हैं कि एससी जनसंख्या रहित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात ऐसे राज्य जहां पर जनसंख्या एससी जनसंख्या निवास नहीं करती। तो कौन कौन से हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर एससी वर्ग के लोग निवास नहीं करते। आगे करें, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, कि ऐसे राज्य जहां पर सर्वाधिक एससी लोग निवास करते हैं। तो पहले स्थान पर किसका आता है, उत्तर प्रदेश का, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर आता है आपका बिहार। तो ऐसे राज्य हैं कि जहां पर सर्वाधिक एससी वर्ग के लोग निवास करते हैं। बात करें न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ कहाँ पर है, तो हमारे पास ऐसे राज्य जहां पर या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हमारे पास क्या है, जहां पर जनसंख्या घनत्व कम है, सॉरी जनसंख्या कम है किसकी, एससी वर्ग के लोगों की। तो कौन कौन से हैं, मिजोरम, मेघालय और गोवा ऐसे राज्य देखने को हमें मिलते हैं। आगे बात करते हैं सर्वाधिक एससी जाति प्रतिशत किन राज्यों में, वो तो हमारे पास ओवरऑल जनसंख्या की बात थी, अब करना है हमारे पास परसेंट के हिसाब से। तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत किस में हमारे पास, वो आता है पंजाब में, परसेंट के हिसाब से हमारे पास। दूसरे स्थान पर आता है हिमाचल और तीसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक लोग एससी वर्ग के लोग निवास करते हैं। बात करते हैं न्यूनतम एससी प्रतिशत जनसंख्या किस राज्य में है, तो हमारे पास वो इस राज्य में है, मिजोरम में। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम परसेंट के रूप में एससी जनसंख्या निवास करती है। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, अर्थात एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की। तो हमारे पास कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, तो इनकी कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 10.42 करोड़ इनकी कुल जनसंख्या है। जो कुल जनसंख्या कितना आता है, तो कुल जनसंख्या का 8.6% देखने को हमें मिलता है। बात करते हैं इसमें कि जो एससी जनजाति का लिंगानुपात है वो कितना है, तो कितना है हमारे पास 990 पास। ठीक है, अर्थात यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जहां पर एसटी निवास करते हैं तो सबसे अधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है उड़ीसा। बात करते हैं ऐसे राज्य जहां पर न्यूनतम एसटी जनसंख्या है, तो पहले स्थान पर आता है गोवा, दूसरे पर आता है सिक्किम और तीसरे पर आता है आपका उत्तराखंड, जहां पे न्यूनतम एसटी वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। प्रतिशत हमारे पास ऐसे राज्य जहां पर जनसंख्या प्रतिशत एसटी वालों का सर्वाधिक है, तो कितना है, मिजोरम, जहां पे 95% लोग जो है वो एसटी वर्ग के निवास करते हैं। बात करते हैं न्यूनतम प्रतिशत कहां पर है, तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 0.57% लोग जो है वो एसटी वर्ग के निवास करते हैं। लेकिन ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां पर एसटी जनसंख्या नहीं पाई जाती है, तो कौन कौन से हैं वो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां पर एसटी वर्ग के लोग नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, तो हमारे पास जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है, पहले स्थान पर मेघालय, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर आता है हमारा बिहार। ऐसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, तो पहले स्थान पर आता है आपका नागालैंड, दूसरे स्थान पर आता है केरल और तीसरे स्थान पर आता है गोवा। तो ऐसे राज्य जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम देखने को हमारे पास मिली है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, दादर नागर हवेली है, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 55.5% देखने को मिली है। बात करते हैं
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। यहाँ पे मात्र 6.3% की वृद्धि देखने को हमें मिलती है। बात करते हैं 2011 में औसत जनसंख्या दर कितना था, पीछे लिखवा दिया हमारे पास, ये कितना था? 382। और हम बात कर लें तो यहाँ पे 382 व्यक्ति जो हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बात करते हैं धर्म आधारित गणना। तो भारत में जो गणना हुई थी वो किस धर्म के लोग सबसे अधिक हैं, किसके हमारे पास सबसे कम है? तो बात करें हमारे पास भारत में सबसे अधिक निवास करते हैं वो हिंदू लोग निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर मुस्लिम आते हैं, तीसरे स्थान पर ईसाई आते हैं, चौथे स्थान पर सिख आते हैं, पांचवें पर बौद्ध और 6 पर कौन सा आते हैं हमारे पास? जैन। अर्थात सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किसकी है? हिंदुओं की, और सबसे कम किसकी है? जैनियों की। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास सर्वाधिक जनसंख्या वाली अल्पसंख्यक जाति कौन सी है? तो कौन सी है? वो मुस्लिम जो है हमारे पास सर्वाधिक अल्पसंख्यक निवास करते। आगे बात करते हैं सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या कहाँ पर है हमारे पास? तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या जो देखने को मिलती है हमें, वो मिलती है हिमाचल प्रदेश में। लगभग वहाँ पर 95% व्यक्ति जो है वो हिंदू निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर दादर नगर हवेली है और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। बात करते हैं सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जो है वो लक्षद्वीप में है। यहाँ पर 96.5% जो है मुस्लिम है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लगभग 68.3% मुस्लिम निवास करते हैं। और तीसरे स्थान पर आपका असम देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं साक्षरता दर की। 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर जो है भारत में कितनी है? वो हमारे पास 74.4% है, जिसमें पुरुष जो है वो 82.14% पढ़े हुए हैं और महिला जो है वो 65.46% पढ़ी हुई है। तो ये हमारे पास क्या साक्षरता दर है। लेकिन यही बात कर लें कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर कौन है? केरल है। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या का लगभग 94% व्यक्ति जो है वो पढ़े हुए हैं। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है जिसमें 91.8% जो हमारे पास पढ़े हुए हैं। तीसरे स्थान पर आता है गोवा जहाँ पर 88.7% लोग पढ़े हुए। तो आपसे परसेंटेज ये पूछेगा, केवल पूछ लेगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हमारे पास? केरल है। दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे स्थान पर गोवा। बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो हमारे पास न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो किस में है? बिहार में है। यहाँ पर मात्र 61.8% व्यक्ति जो है वो पढ़े लिखे हुए। दूसरे स्थान पर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे कितने हैं? मात्र 65.4% लोग पढ़े लिखे हैं। और जबकि यहाँ पे राजस्थान में बात कर लें तो 66.1% लोग जो हमारे पास पढ़े लिखे हैं। आगे बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उसमें हमारे पास सबसे पढ़े लिखे कहाँ पर है? केरल में। तो पुरुष भी कहाँ पर पढ़े हुए हैं? केरल में। लगभग यहाँ पुरुष जो है वो 96.1% जो है पढ़े हुए हैं। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है, तीसरे स्थान पर गोवा आता है। सेम है हमारे पास, ठीक है। बात कर लेते हैं सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ पर है? तो केरल में, यहाँ भी सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे वाले चेंज होते हैं। दूसरे स्थान पर गोवा मिजोरम जाता है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर गोवा देखने को हमें मिलता है। बात करते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षर कहाँ पर है? तो जहाँ पर व्यक्ति कम पढ़े लिखे हैं तो पहले स्थान पर आता है बिहार और दूसरे स्थान पर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है हमारा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो है वो पुरुष साक्षरता न्यूनतम है। ऐसे राज्य जहाँ पर महिला साक्षरता न्यूनतम है तो यहाँ पर पहले स्थान पर बिहार आता है, दूसरे पर राजस्थान आता है, तीसरे पर हमारा आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। यहाँ पे लगभग 91.8% लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली। लगभग 76.2% लोग जो है यहाँ पर पढ़े लिखे। बात करते हैं जनसंख्या नीति, ठीक है। तो अब तक जो है कितनी जनसंख्या नीति आई है? लगभग हमारे पास जो आई है वो 3 जनसंख्या नीति देखने को मिलती है, जिसमें प्रथम जनसंख्या नीति जो आई थी वो कब आई थी? 1948 में आई थी। दूसरी जनसंख्या नीति कब आई थी? 1976 में आई थी। और तीसरी और नवीनतम जो जनसंख्या नीति है वो कब देखने को मिलती है? हमें 2000 में देखने को मिलती है। जो हमारे पास तीसरी और नवीनतम जनसंख्या आई थी उसके कुछ लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य क्या था उसका? पहला लक्ष्य था इसमें कुल प्रजनन दर को
2.1 तक करना उसका लक्ष्य था। अर्थात TFR को लगभग कितना करना हमें, 2.1 तक करना है। यहाँ पर TFR का मतलब क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट को हमारे पास 2.1 तक करना। दूसरा लक्ष्य क्या था इसका, दूसरा लक्ष्य था 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना, इसका लक्ष्य था। तीसरा लक्ष्य क्या था इसका, शिशु मृत्यु दर को 30 तक सीमित करना, इसका लक्ष्य था। और चौथा लक्ष्य क्या था इसमें, मातृ मृत्यु दर को 1 लाख पर 100 से कम करना। अर्थात एक महिला जो जन्म देते समय महिला की मृत्यु हो जाती है वो 1 लाख पर कितनी, 100 से कम करना है। वर्तमान में हमारे पास कितना है, 167 प्रति लाख है। अर्थात 1 लाख महिलाओं में से 167 महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। बात करते हैं सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, जहां पर 10 वर्षों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है, तो कौन सा है, मेघालय। यहाँ पर कितनी मिली है, 27.7% वृद्धि देखने को मिली है। न्यूनतम 10 के वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड। यहाँ पे हमारे पास जनसंख्या बढ़ी नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या घटी है, कितनी, -0.6% यहाँ पर घटी है। तो वृद्धि वाला कौन सा है, मेघालय है। और न्यूनतम वृद्धि वाला कौन सा हमारे पास, नागालैंड देखने को मिलता है। सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर नगर हवेली है। और न्यूनतम 10 के वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है, हमारा लक्ष्य है। ये चारों पॉइंट हमें याद रखने हैं। बात करते हैं आगे, 1951 से सभी जनगणना जो होती हैं वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। बात करते हैं जो हमारे पास लेटेस्ट जनगणना है जो होनी कब थी, 2021 में, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई थी। लेकिन अब उसको कब प्रारंभ किया है, अभी हाल में ही 2026 अर्थात अप्रैल 2026 में स्टार्ट किया गया है। बात करें 2021 की जनगणना, तो ये कौन सी जनगणना थी हमारी, तो ये 16वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 8वीं थी। ठीक है, बात करते हैं कि इस पे ये कैसी होगी, तो ये पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। यहाँ पर किसी पेन वगैरह कागज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये पूर्णतः मोबाइल ऐपों के माध्यम से संपन्न की जाएगी। इसका प्रारंभ कब हुआ है, तो इसका प्रारंभ अभी 2026 में हुआ है। ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे 2026 कर लेना, 2026 में हुआ है। और इसमें स्वयं पोर्टल का प्रयोग किया गया, अर्थात कोई व्यक्ति अपनी जानकारी जो है वो स्वतः इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से दे सकता है। इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर जो है प्रगति एवं विकास है, जिसमें प्रगति क्या है, महिला है, और पुरुष विकास जो है इसमें पुरुष है। पूछा जाए कि 2021 की जनगणना जो होगी वो कितनी भाषाओं में होगी, भाषाएं यहाँ पर 16, और इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 33। जैसे उसमें 29 पूछे गए थे और इसमें 33, अर्थात 4 प्रश्नों को और बढ़ा दिया गया है। अब जनगणना जो होगी उसके जनगणना आयुक्त कौन है, अर्थात महारजिस्ट्रार कह दो या जनगणना आयुक्त कह दो, तो कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वो आपके हमारे जनगणना आयुक्त है। आपके क्या होगा कि पहली बार जो जनगणना हुई थी हमारे पास जातिगत जनगणना, वो कब हुई थी, 1931 में होगी। 1931 के बाद पहली बार 2021 की जनगणना जातीय जनगणना के रूप में की जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर 2021 की जो जनगणना है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर हमारा सुदर्शन पटनायक, जो क्या है, एक सैंड चित्रकार है, अर्थात रेत के चित्रकार है, रेत पर कलाकृति बनाते हैं। बात करते हैं कि जो हमारे पास जनगणना होगी वो कितने चरणों में की जाएगी, तो 2 चरणों में होगी। ये शुरुआत कब से हुई है, 1 अप्रैल 2026 से, और जो पहला चरण चलेगा वो 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें मकान का सूचीकरण किया जाएगा और मकान की गणना की जाएगी। उसके बाद फरवरी 2027 से क्या होगा, फिर जनसंख्या गणना शुरू होगी। तो ये हमारे पास जो है जनसंख्या संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, आंकड़े थे, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। और आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।